नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ मेरे चैनल स्वास्थ्य होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म टॉपिक। जैसे कि मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया थायराइड और इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आज मैं डिस्कस करूँगी इसके क्या क्या कारण रहते हैं, क्या क्या इसमें सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण क्या आएंगे, किस तरह से हम इसे डायग्नोज करा सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसमें अच्छा कार्य करती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, अगर वो लो अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, रिलीज़ करना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हमारा थायराइड ग्लैंड है वो है क्या? जो थायराइड ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन रहता है हमारी बेस ऑफ नेक पे, और ये हमारे एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है। इसका मतलब है ये हार्मोन रिलीज़ करता है, स्टोर करता है, रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम में, जो कि फिर सेल्स तक पहुंचता है और फंक्शन में पार्ट करता है। थायराइड हार्मोन होते कौन कौन से है? एक हमारा हार्मोन है T3 जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा जाता है, T4 जिसको थायरॉक्सिन कहा जाता है, और TSH जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, जो आगे फर्दर थायराइड को फंक्शन कराने में हेल्प करता है। थायराइड की फ़ंक्शन की बात करें तो कौन कौन से फंक्शन हैं जो थायराइड कराती है? थायराइड ग्लैंड के थ्रू होते हैं, हमारे हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। वो है ब्रीदिंग को मेंटेन करती है, मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करती है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन को मेंटेन करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी मेंटेन करते हैं हमारे थायराइड हार्मोन। अगर इसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस आती है थायराइड हार्मोन में, तो ये सारे जो फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। अंडर एक्टिव जो थायराइड होता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, और ओवर एक्टिव थायराइड को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे फर्दर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो मेनली फीमेल में कॉमन है, मेल में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल्स में बहुत ही कॉमन ये इंडिया में देखने के लिए मिलता है। अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है आयोडीन डेफिशिएंसी। ऑटोइम्यून डिजीज जैसे हाशिमोटो डिजीज़ होती हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। मेडिकेशन जैसे कि लिथियम, जो कोई साइकोट्रिक जो केसेस रहते हैं, मेंटल जो केसेस रहते हैं, उन डिजीज़ में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर ये एक्सेसली ली जा रही है तो उसकी वजह से भी हमारा थायराइड हार्मोन पर बहुत ही ज़्यादा असर देखने के लिए मिलता है। आगे आती है रेडियोथेरेपी। अगर प्रीवियसली कोई रेडियोथेरेपी हुई है हमारी थायराइड ग्लैंड पे, तो भी ये डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया गया है प्रीवियसली, तो तब भी ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला है हमारा इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ डिज़ीज़। अगर बाय बर्थ ही जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर थायराइड ग्लैंड मिसिंग है बॉडी में, तब भी ये कंडीशन देखने के लिए, इसके सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। डैमेज टू थायराइड, किसी भी चोट की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से अगर थायराइड ग्लैंड को कोई इंजरी हुई है किसी भी इंसिडेंट्स की वजह से, तो भी ये इसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। अगर प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई है थायराइड के अराउंड या फिर थायराइड की, तब भी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो कारण मैंने आपको बताए, तो इनकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। लक्षणों की हम बात करें, कौन कौन से लक्षण इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो सबसे पहले फटीग, डलनेस, थका थका सा फील रहता है, ब्रिटल नेल हो सकते हैं, ब्रिटल हेयर हो सकते हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं और थिन हो जाते हैं, नेल्स भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, एक्सेस वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ड्राई रहना शुरू हो जाती है, इंसोम्निया देखने के लिए मिलेगा, नींद बहुत कम आती है, डिस्टर्ब रहती है,
उसके बाद है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है फ्लक्चुएशन में रहता है और बॉडी का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद है इरेगुलर मेंसेस। मेंसेस जो होंगे इरेगुलर रहेंगे। एमेनोरिया हो सकता है, एक्सेस मेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। मसल वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, बॉडी एक्स मिलेंगे, पूरी बॉडी में दर्द रहना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन के इसमें सिम्टम्स बहुत ही कॉमन मिलते हैं, किसी से बात करने का मन ना होना, अकेले रहने का मन करना, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाना, और हार्ट रेट भी इसमें फ्लक्चुएट रहता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। बात करेंगे इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने कॉजेज़ में बताया, अगर जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे ही मिसिंग हो या फिर ये थायराइड वर्क ही ना कर रहा हो, तब क्या क्या सिम्टम्स बच्चे में इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें सिम्टम्स मिलेंगे, पफ़ी फेस मिलेगा, हमारी जो उसकी बेबी की जो टंग होगी वो एनलार्ज होगी, फीडिंग में उसको डिफ़िकल्टी आएगी, फिर जब वो फीड ले रहा होगा तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, बॉडी ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। जब वो रोएगा तो हॉर्सनेस की आवाज़ आएगी, जो उसकी आवाज़ होगी रोने की वो बहुत ज़्यादा भारी होगी। इनका जो कलर है वो भी जॉइंटस में जैसे रहता है, थोड़ा सा येलोइश देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम में इन्फेंट या बेबी जब बॉर्न होता है उस टाइम पे देखने के लिए मिल सकते हैं। जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम की बात, अगर आगे जैसे ये डेवलप होना शुरू हो जाए तो आगे आगे क्या सिम्टम इन्फेंट्स में आ सकते हैं जब तक बेबी 1 ईयर और 2 ईयर का होता है, तो उसमें डिलेड स्पीकिंग की आ सकती है, देर से बोलना शुरू करता है, और टीथनिंग लेट होती है, दांत लेट आते हैं, अटेंशन जो होगी बेबी की वो स्पैन रहती है, डिफ़िकल्टी होती है उसको अटेंशन करने में किसी भी चीज़ पे। ये सारे सिम्टम्स क्या हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम बेबी में आ सकते हैं, क्या फीमेल्स में या मेल में रहेंगे, और क्या इन्फेंट जो 1 ईयर और 2 ईयर के रहते हैं उनमें रह सकते हैं। डायग्नोज़ की अगर हम बात करें किस तरह से हम इसको डायग्नोज़ करा सकते हैं, तो उसका सिंपल सा डायग्नोसिस बनता है, ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें हम TSH, T3 और T4 का लेवल देखते हैं। अगर TSH का लेवल ज़्यादा आ रहा है और T4 का लेवल कम आता है तो ये लेवल हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से सिंपली इसको डायग्नोज करवाया जा सकता है। और ये हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, तो येस होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है, बिना किसी हार्मोनल थेरेपी के आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको क्योर किया जा सकता है। और जहाँ हार्मोन जो हम आर्टिफिशियली लेते हैं उसको मैनेज करते हैं, होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है इसको क्योर करता है। तो आइए चलते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ। कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं इसमें पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं दवाइयाँ आपको बताने जा रही हूँ, अगर उसके सिम्टम्स आप में देखने के लिए मिल रहे हैं तब भी किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करके आप इसको लें। कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म है कलकेरिया काव, ब्राइटा काव, हाइड्रेंजिया, आयोडम, आयरोडेनम, नेट्रम म्यूर, नेट्रम कार्ब और स्पॉन्जिया। ये हमारे कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें बहुत अच्छा जिसमें रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो अब मैं बात करती हूँ कौन कौन सी फूड हमें इसमें अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमारी डाइट रहनी चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आता है गोइट्रोजेनिक फूड जिसमें आता है पियर, पीएचएस, एप्रिकॉट्स, स्ट्रॉबेरीज़, आलमंड, प्लम, रास्पबेरीज़, चेरीज़, ये सब हमें अवॉइड करना है। इसके बाद ब्रोकलीज़, कॉलीफ्लावर, टोफू, सोयाबीन और अनियन। तो ये सारी फूड हमें अवॉइड करनी है। ये सब हमारा जो थायराइड है उसको फंक्शन स्लोअर करती हैं, हमारा जो थायराइड हार्मोन के जो फंक्शन है उसको इंटरप्ट करती है। ये सारे फूड हमें अवॉइड करने हैं। आज का हमारा टॉपिक हाइपोथायरॉयडिज्म। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है कंटेंट तो आप बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो हेल्प। थैंक यू सो मच। नमस्कार।